हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 29 जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के सामाजिक और राजनीतिक जीवन से, जिसमें हम समझ रहे हैं भारतीय संविधान के मुख्य लक्षणों को, और इसका आज हम भाग 4 समझेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो आज भारतीय संविधान के एक और मुख्य लक्षण, जिसका नाम है धर्मनिरपेक्षता, उसके बारे में इस वर्कशीट में हम जानेंगे। तो चलिए देखते हैं आखिर धर्मनिरपेक्षता का आखिर अर्थ क्या होता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य वह राज्य होता है जिसमें राज्य अधिकृत रूप से किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता। यानी कहने का मतलब है कि वह किसी भी एक धर्म का पक्षकार नहीं होता, किसी भी एक धर्म को आगे नहीं बढ़ाता, बल्कि क्या करता है, नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की इसमें पूरी स्वतंत्रता होती है और सरकारें सभी धार्मिक मान्यताओं और आचरणों को समान सम्मान देती हैं। यानी कहने का मतलब है, यहाँ राज्य का मतलब क्या है, देश है, कि धर्मनिरपेक्ष देश वह देश होता है जो किसी भी धर्म को राजकीय धर्म नहीं मानता, बल्कि सभी उसमें जो विद्यमान है सभी धर्मों को वो बराबरी का सम्मान देता है, और यहाँ पर नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी आज़ादी होती है। इसी को ही हम धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। अब हम इस बात को समझ सकते हैं कि कभी कभी देश का इतिहास यह तय कर देता है कि देश का संविधान कैसा होगा। संविधान उन आदर्शों को तय करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिन्हें हम अपने देश और अपने प्रतिनिधियों के जरिए साकार करना चाहते हैं। तो अब आपको समझ में आया कि एक तरह से जो लोग चाहते हैं कि उनका देश कैसा हो, संविधान में ये बात बहुत अच्छे से स्पष्ट तौर पर दिखाई देती है। हालांकि भारतीय संविधान एक लचीला संविधान है। राजनीति की नई चुनौतियों को अपनाने के लिए इसमें कई संशोधन किए गए, यानी कई बदलाव किए गए। अक्सर संविधान में बड़े बदलाव का मतलब देश के मूल स्वरूप में भी बदलाव होता है। तो चलिए अब हम कुछ चित्रों को भी देख लेते हैं। आप ये चित्र देख रहे हैं, ध्यान से देखिए जरा, ये किन किन के चित्र हैं, इनके बारे में नीचे लिखा भी हुआ है। उपरोक्त तस्वीरों में 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के विभिन्न सदस्य अपनी आखिरी बैठक में संविधान की एक प्रति पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि आपको पता है ना, दिसंबर 1946 में ये संविधान सभा बनी थी संविधान को बनाने के लिए, और जब इन्होंने अपना काम समाप्त कर लिया तो 24 जनवरी 1950 को अपनी आखिरी बैठक में संविधान की एक प्रति पर, आप ध्यान से देखेंगे, ये सभी अपने अपने हस्ताक्षर कर रहे हैं ताकि ये अधिकृत हो सके। बाएं से दाएं, बाएं से सबसे पहले वाले चित्र में कौन है, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू दस्तखत कर रहे हैं, यानी साइन कर रहे हैं। फिर दूसरे चित्र में संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। तीसरे चित्र में दाएं से बाएं क्रम में ये लोग दिखाई दे रहे हैं, जैसे जयराम दौलतराम खाद्य एवं कृषि मंत्री, राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री, डॉक्टर जॉन मथाई वित्त मंत्री और सरदार वल्लभ भाई पटेल उस समय के उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, तथा उनके पीछे श्री जगजीवन राम जो कि श्रम मंत्री हैं, वे खड़े हैं। आप इन चित्रों को ध्यान से देखिए, ये चित्र बहुत मुश्किल से आपके लिए अरेंज किए जाते हैं, और ये उन पुराने लोगों के, उन महान स्वतंत्रता सेनानियों के हैं जिन्होंने देश को आज़ाद करवाया और देश को इतना अच्छा संविधान प्रदान किया। फिर क्रियाकलाप 1 जो है वो आपको अपने आप करना पड़ेगा। देखिए, इन मुख्य लक्षणों के अलावा संविधान में मौलिक कर्तव्यों का भी उल्लेख किया गया है। 11 मौलिक कर्तव्यों में से प्रत्येक से संबंधित रेखाचित्र, तस्वीर बनाइए और उन पर कविताएं या गीत लिखिए और कक्षा में चर्चा कीजिए। तो देखिए, आप इसको आप अपने आप करें कि जो मौलिक कर्तव्य हैं पहले उनको ज़रूर पढ़ें, और उनसे संबंधित कोई चित्र बन सकता है, कोई तस्वीर बन सकती है, तो बनाइए और उसकी चर्चा कक्षा में अपने अध्यापक के साथ करिए। अब प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित स्थितियों में किस मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, आपको ये बताना है। यहाँ पर जो स्थितियाँ दे रखी हैं उसमें बताना है कि कौन से मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। जैसे यदि 13 साल का एक बच्चा कालीन के कारखाने में मजदूरी करता है तो ये कौन से अधिकार का, मौलिक अधिकार का हनन है, वो है
शोषण के विरुद्ध अधिकार, क्योंकि इसमें 14 से नीचे जो बच्चे हैं उनसे आप काम नहीं करवा सकते। फिर दूसरा, यदि किसी राज्य का कोई नेता दूसरे राज्य के लोगों को अपने राज्य में काम करने से रोकता है, तो ये कौन से अधिकार का हनन है? स्वतंत्रता का अधिकार, क्योंकि उसमें यही है ना कि कोई भी भारत के किसी भी हिस्से में जाकर रह सकता है और कोई भी काम धंधा कर सकता है। फिर तीसरा, यदि किसी जन समूह को राजस्थान में तेलुगु माध्यम का स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी जाती, तो ये कौन सा स्कूल है, ये कौन सा अधिकार है? ये है सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार। और फिर आखिरी, यदि सरकार सशस्त्र बलों में कार्यरत किसी अधिकारी को इसलिए पदोन्नति नहीं दे रही है क्योंकि वह अधिकारी एक महिला है। तो देखिए, अगर सरकार ऐसा कर रही है कि भेदभाव कर रही है, इसलिए पदोन्नति नहीं दे रही क्योंकि वो महिला अधिकारी है, तो इसका मतलब ये कौन से अधिकार का हनन है? ये है समानता का अधिकार। ठीक है, उसका हनन हो रहा है। फिर दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए बाएं कॉलम में भारतीय संविधान के मुख्य आयामों की सूची दी गई है। दूसरे कॉलम में प्रत्येक आयाम के सामने लिखिए कि आपकी राय में यह आयाम क्यों महत्वपूर्ण है। यानी जो चीज़ें, जो संविधान के मुख्य लक्षण आपको बाईं तरफ दे रखे हैं, आपको ये बताना है इनका क्या महत्व है और ये क्यों महत्वपूर्ण है। जैसे संघवाद हमने पढ़ा था, तो इसका क्या महत्व है कि इसके द्वारा विभिन्न स्तरों की सरकारों के माध्यम से जनता की भागीदारी बढ़ाई जाती है। यानी अलग अलग स्तरों की सरकार होती है तो लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा सरकार में आने का, शामिल होने का मौका मिलता है। फिर दूसरा है शक्तियों का बंटवारा। शक्तियों का बंटवारे से क्या होता है? हमारे संविधान में हर स्तर की सरकार की शक्तियों के बंटवारे हो रखे हैं, तो शक्तियों के बंटवारे से विभिन्न स्तरों की सरकारों के कार्यक्षेत्र निश्चित हो जाते हैं और आपस में जो भी विवाद होता है वो खत्म हो जाता है। फिर मौलिक अधिकार, इनका क्या महत्व है? लोकतंत्र में इसके द्वारा नागरिकों को सम्मान दिया जाता है ताकि वे अपना जीवन अच्छे ढंग से व्यतीत कर सकें। और फिर संसदीय शासन पद्धति। संसदीय शासन पद्धति, इसका क्या महत्व है? इसके द्वारा लोग मतदान का अधिकार प्राप्त करके अपने नेताओं को अपनी इच्छा से चुन पाते हैं और यह शासन किसका शासन कहलाता है? जनता का शासन कहलाता है। तो इस तरीके से हमें इनको करना है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है ना, तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। लेकिन याद रखिएगा, घर से बाहर निकलते समय यानी कि स्कूल जाते समय भी मास्क अवश्य लगाएं और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। और इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत